बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा तीसरा लेक्चर और इंशाल्लाह हम आज सीएसएस की बेसिक्स को पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि सीएसएस बेसिकली है क्या चीज़, इसको हम यूज़ क्यों करते हैं और इसको हम यूज़ कैसे करते हैं। अगर हम दूसरे लफ्ज़ों में कहें कि व्हाट इज सीएसएस, हाउ and why we use CSS. CSS is the abbreviation of cascading style sheet. CSS is the language we use to style an element HTML document. HTML document that we have made in our previous lecture. HTML वही डॉक्यूमेंट है जो हमने अपने पिछले लेक्चर में बनाया है, और हमारा जो आप जो GA वेब डॉक्यूमेंट व्यू कर रहे हैं ये हमारा HTML ही है। ये HTML का HTML का डॉक्यूमेंट ही है। आप इसको वेब डॉक्यूमेंट भी कह सकते हैं, आप इसको HTML डॉक्यूमेंट भी कह सकते हैं, जिसके अंदर हमारा जो भी जितने भी हमने टैग्स डिफाइन किए वो हमारे एक प्रॉपर लेआउट के थ्रू नजर आ रही होती है। CSS डिस्क्राइब्स हाउ HTML एलिमेंट्स शुड बी डिस्प्लेड, कि आपने कोई भी एलिमेंट आपको स्क्रीन के किस हिस्से पर उसको आपने शो करवाना है, उसको आपने व्यू करना है, और उसके बाद आपने देखना है कि अगर आपका जो स्क्रीन साइज है वो मोबाइल के ऊपर वेबसाइट का लेआउट कैसा होना चाहिए और डेस्कटॉप के ऊपर वेबसाइट का लेआउट कैसा होना चाहिए, क्योंकि दोनों स्क्रीन के ऊपर वेबसाइट का लेआउट सेम नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि इसके अंदर स्क्रॉल्स बन जाएंगे हॉरिजेंटली, ठीक है, और तो हॉरिजेंटल स्क्रॉल वेबसाइट के लिए वैसे ही मौत है। ये एक अच्छी चीज़ बिल्कुल भी नहीं है, ये हमारे प्रोफेशनलिज्म को भी ज़ाहिर नहीं करती कि आपका एक्स एक्सिस के अंदर कोई भी स्क्रॉल आए। इन दिस लेक्चर वी विल लर्न about CSS from basics to advanced। अब अगर हम इसके तौर से एग्जांपल के हिसाब से चलें कि हमने अगर सपोज दैट कि सबसे पहले हमने CSS को राइट कैसे करना है, तो CSS को राइट करने के लिए सबसे पहले हम एक टैग यूज करते हैं, जिस तरह हेड का टैग है, बॉडी का टैग है, इस तरह हम एक स्टाइल का टैग यूज करते हैं, जिसके अंदर हम अपना जितने भी CSS के स्टाइल होता है वो आपने बेशक टैग को कॉल करके ऐड किया हो, या आपने आईडी को कॉल करके किया हो, या आपने क्लास को कॉल करके स्टाइल ऐड किया हो, वो आप इस स्टाइल के टैग के अंदर रखेंगे। अब इसके पहले हम एक और बात चीज डिस्कस करना थी, वो जो हम भूल गए हैं कि CSS को ऐड कितने तरीकों से किया जा सकता है। CSS को ऐड करने के 3 मेथड हैं। एक पहले नंबर 1 वो हम लिस्ट के अंदर ही इसको देख लेते हैं, इनलाइन। नंबर 2 इंटरनल, एंड नंबर 3 इनलाइन। और जो इंटरनल CSS है ये दोनों उस ही फाइल के अंदर होती हैं जिस फाइल के अंदर हमारा HTML पड़ा होता है। सपोज दैट कि आपका जो ये अगर मैं इस index.html के अंदर कुछ भी स्टाइल करूंगा तो ये हमारा इंटरनल और या एक्सटर्नल, इंटरनल या इनलाइन CSS होगी। एक्सटर्नल CSS हम एक ही फाइल में नहीं कर सकते। CSS होती है तो उसके लिए हम एक अलग से फाइल सेव करते हैं जिसकी एक्सटेंशन .css के नाम से होती है। अब अगर इसको मैं आपको सेव करके दिखाऊं तो यूट्यूब लेक्चर में आप उस अपने फोल्डर के अंदर एसेट्स के अंदर जहां मैंने CSS का फोल्डर बनाया हुआ है मैं वहां पे सेव करूंगा। अब इंडेक्स की हमारा बेसिकली सेव होता है, यहाँ पे आप किसी भी नाम से फाइल सेव कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको प्रीवियस बताया था index.html सॉरी, इसी तरह आप style.css या stylesheet.css या आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप प्रोजेक्ट के हिसाब से इसका नाम ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसकी एक्सटेंशन .css ही रहनी है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। अगर हम इसको चेंज कर देते हैं तो फिर डॉक्यूमेंट को रीड करने में मसला बनेगा कि ये फाइल की टाइप और है लेकिन कोड कोई और है, तो इस वजह से वो उसको रीड ही नहीं कर पाएगा। ये मैं फाइल को सेव कर रहा हूँ। अब फाइल के अंदर ये है कि फाइल के अंदर हम सिर्फ CSS ऐड कर सकें, इसके अंदर कोई भी HTML का टैग हम ऐड नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ पे ऐड थे तो वो उसने रेड करके हमें एरर शो करवा दिया। अब इसके हमें आउटपुट भी कुछ नजर नहीं आनी, सिर्फ हमें एरर ही शो होगा। और खास तौर पे हमें CSS HTML के रिलेटेड या CSS के रिलेटेड जो कुछ एरर्स होते हैं वो हरदम फ्रंट एंड पे नजर नहीं आते, ठीक है। सिर्फ ये है कि हमें व्यू थोड़ा सा खराब हो जाता है, तो इस हिसाब से हमें थोड़ा एरर का कंट्रोल के अंदर हमारा एरर हमें नजर नहीं आता कि एक प्रॉपर है कि फाइल लोड ही ना हो, या हमें फाइल बिल्कुल ही लाइन नंबर के साथ आपका इस नंबर लाइन के ऊपर इस स्टाइल के आपका एरर आ रहा है या आपने इसको कॉल सही तरीके से आपको ये नहीं बताएगा। हमें इन एरर्स को खुद ही फाइंड करना पड़ेगा। अब मैं इसके अंदर से HTML रिमूव कर रहा हूँ। अब ये हमारी है एक्सटर्नल फाइल। अब इसके अंदर इसको हमें कॉल करने के लिए यहाँ पे हमें लिंक का टैग ऐड करना पड़ेगा जो हम हेड के टैग में ऐड करेंगे।
वो हम बॉडी के किसी भी सेक्शन में ऐड कर सकते हैं, लेकिन एक प्रोफेशनल मेथड यही है कि हम हेड के अंदर सारे लिंक्स ऐड करते हैं। लिंक स्पेस रिलेशन, रिलेशन हमारा इसके साथ है बेसिकली ये स्टाइल शीट के। देन आगे हमने ऐड करना है यहाँ पे href। अब इसके अंदर से हम अपने फाइल का एड्रेस वैसे ही देंगे जैसे हम अपने इमेज का हमने लिंक दिया था इसको प्रॉपर। मैं इसी अपने इमेज के स्टाइल को, इमेज के लिंक को मैं कॉपी करके अपने href में पेस्ट कर रहा हूँ, और देन आगे हम अपना स्टाइल चेंज कर लेंगे। यहाँ पे हमारा आ जाएगा, फोल्डर हमारा नाम था एसेट्स के अंदर css, यहाँ पे css आ जाएगा। देन आगे स्टाइल डॉट css, जिस नाम से हमने फाइल सेव की हुई है। अगर आप इसको कंट्रोल यू करें, इसके थ्रू हमें ये नहीं पता लगा css स्टाइल डॉट css ये हमारी फाइल इंक्लूड हो गई है, लेकिन ये फाइल अभी एम्प्टी है, तो इस वजह से हमें इसका कोई भी कोड नजर नहीं आ रहा। हम इसके अंदर कुछ भी वैसे टाइप कर देते हैं वक्ती तौर पे, ताकि देखेंगे हमारी फाइल सेम इंक्लूड हुई है या फाइल का पाथ गलत है। अब हमारा जो भी हमने एक डमी कंटेंट ऐड किया था वो हमें आउटपुट में नजर आ गया। इसका मतलब यह है कि हमारी फाइल प्रॉपर इंक्लूड हो गई है। अब ये मेथड है एक्सटर्नल फाइल को इंक्लूड करना है। आपने एक्सटर्नल जो CSS एक्सटर्नल टाइप जो फाइल की है, जो आपने CSS की फाइल बनाई हुई है, इसको आपने अपने HTML अपने वेब डॉक्यूमेंट के अंदर कैसे इंक्लूड करना है, कैसे कॉल करना है, आपने उसको कैसे लिंक करना है। तो लिंक करने के लिए हम लिंक का टैग ही यूज करते हैं जो आपने इसके थ्रू लिंक कर लिया है। अब इसके बाद दूसरा मेथड ये है कि आपने अगर कोई स्टाइल करना है, वो आपने इस पेज के अंदर स्टाइल करना है। आप अगर ये स्टाइल के टैग के अंदर करेंगे तो ये आपकी इंटरनल CSS कहलाएगी, ठीक है। अगर आप यहाँ पे टैग के अंदर करते हैं, यहाँ पे स्टाइल का टैग ऐड करके यहाँ पे कुछ चीज करेंगे, ये इनलाइन CSS कहलाएगी। ये तीनों टाइप से हम तीनों तरीकों से हम चीजों को ऐड कर लेते हैं। अब इनकी ना कुछ प्रायोरिटीज होती हैं कि आपकी सबसे कम प्रायोरिटी होती है एक्सटर्नल स्टाइल शीट की, फिर उसके बाद बारी आती है इंटरनल स्टाइल शीट की। इंटरनल स्टाइल शीट के बाद ये है कि आपकी जो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होती है वो होती है इनलाइन की, कि आपने अगर 3 जगह पे सेम स्टाइल अप्लाई किया, उसके बाद आपने फॉन्ट साइज देना, आपने पहले एक्सटर्नल में 10 पिक्सल दिया है, इंटरनल के अंदर 15 पिक्सल दिया और इनलाइन दिया 20 पिक्सल, तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी इनलाइन की होगी और वो आपको 20 पिक्सल ही रिजल्ट शो करवाएगा। ये आप खुद टेस्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद अगर हम कुछ स्टाइलिंग इसकी स्टाइलिंग शुरू करें कि हमने इसको कॉल, अब आईडी को या क्लास को कॉल कैसे करना है। आईडी को क्लास को कॉल करने से पहले मैं सिर्फ एक बॉडी के टैग को बैकग्राउंड कलर चेंज करता हूं, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हम CSS का जो है वो CSS को इंक्लूड कैसे करते हैं, CSS का हम कोड लिखते कैसे हैं। अब मैंने यहाँ पे बॉडी का टैग बैकग्राउंड ब्लैक किया था, जब जितना भी है सारा बैकग्राउंड हो गया। अब आपको जो ये बैकग्राउंड नजर आ रहा है, ये बेसिकली एक पूरी की पूरी फुल फ्लैज एक इमेज है, ठीक है। अगर इमेज ना होती यहाँ पे, ये इमेज वाइट जो कलर आ रहा है ये इमेज के कलर आ रहा है, ये बेसिकली ये बिल्कुल भी नहीं है कि उसने सारा खत्म बैकग्राउंड कर दिया लेकिन सिर्फ इमेज के नीचे बैकग्राउंड वाइट आ रहा है, ये ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। ये हमारा जो स्टाइल है हमारा इसी तरह ही चलता रहेगा। इसको अगर हम एक्सटर्नल में भी कर लिख लेंगे तब भी हमारा स्टाइल ऐसे ही लिखा जाएगा। इंटरनल का और एक्सटर्नल का लिखने का मतलब सेम होगा, सिर्फ इन दोनों में फर्क ये होगा कि वो एक अलग फाइल में होगा, तो उसके लिए हमें एक्सटर्नल के अंदर स्टाइल का अलग से टैग यहाँ पे हमें देने की जरूरत नहीं है, ये हमें ऐसे देने की जरूरत नहीं है। इसी तरह इंटरनल के अंदर हम डायरेक्ट CSS नहीं लिख सकते। अगर मैं इसको डायरेक्ट लिखूंगा जो, तो ये एक कंटेंट आएगा, ये एक कंटेंट है, ये उसके लिए CSS नहीं, क्योंकि उसको हमने स्पेशल बताया नहीं है कि इसकी टाइप कौन सी है। ये बैकग्राउंड कलर उसने दोनों मेथड से लगा दिए। अब तीसरा मेथड ये कि हम इनलाइन इसको कैसे देंगे। तो इनलाइन देने का मकसद यही है, इनलाइन हमने सिर्फ इस चीज को कॉपी करना है कि हमारी जो एट्रीब्यूट की वैल्यू है की है, एट्रीब्यूट कौन सा और उसकी वैल्यू कौन सी है। हम यहाँ पे बॉडी के टैग में आते हैं, स्टाइल बैकग्राउंड कलर ब्लैक, हम इसको कमेंट कर रहे हैं और फिर देन चेक करते हैं, यहाँ भी उसने बैकग्राउंड का कलर चेंज कर दिया है। ये है कि अब इससे हमने अपने तीनों मेथड देख लें कि हमने इनलाइन स्टाइल कैसे ऐड कर सकते हैं, हम इंटरनल स्टाइल कैसे ऐड कर सकते हैं और हम एक्सटर्नल स्टाइल को कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे ऐड कर सकते हैं।
नेक्स्ट मेथड आता है कि हमने आईडी या क्लास को कॉल करके कैसे स्टाइल देना है, ये भी हमने देखा था। एक तो हमने स्टाइल लिखने का सीएसएस जो भी हमने ऐड करनी है, हमने जो भी स्टाइल लिखना है हमने उसको लिखने का मेथड देख लिया है, और उसके साथ हमने टैग बेस्ड देख लिया कि हमने किसी भी टैग को अगर अप्लाई करना है तो हम टैग को कैसे कॉल करके हम उसका स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट ये है कि नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ कि मैंने एबीसी जो क्लास दी हुई है, मैं क्लास इसको मैं दे रहा हूँ, पर अब मैंने यहाँ चाह रहा हूँ कि मेरे जो फॉन्ट कलर है वो फॉन्ट कलर हो जाए वाइट, ताकि ये ब्लैक के ऊपर वाइट मुझे प्रॉपर नजर आए। तो उसके लिए मैं सिर्फ कलर यूज करूंगा, तो ये उसने वाइट कलर कर दी है। CSS3 जो है ये अपडेटेड है, इस तरह HTML5 है ये अपडेटेड है। अगर इसे प्रीवियस वर्जन में जाएंगे तो हमारे बहुत से ऐसे टैग्स हैं जो खत्म हो गए हैं, बहुत सी ऐसी स्टाइल की हैं, क्या नाम है उसका, एट्रीब्यूट्स हैं, उनकी कीज और वैल्यूज हैं जो बिल्कुल खत्म हो गई हैं। जैसे कि अगर पहले हम फॉन्ट कलर अलग यहाँ पे पूरा प्रॉपर लिखते थे फॉन्ट डैश कलर, ठीक है, लेकिन अब जो एब्रीविएशन वो खत्म हो गया, और उसके बाद फोन का जो कलर के स्पेल चलते थे वो COLOUR चलते थे, अब COLOR सिंपल चलते हैं कलर। और इसी तरह इसका मतलब बहुत सी हैं चीजें अपडेट हुई हैं, जैसे सपोज दैट के पहले हमारे पास जो लास्ट मैक्सिमम विड्थ होती थी वो लार्ज तक चलती थी, लार्ज मतलब 1200 पिक्सल, तो हमारे लिए एक एक्स्ट्रा लार्ज भी विड्थ चल रही है जो 1200 से जो स्क्रीन साइजेस बड़ी होती हैं। इसी तरह आपने अगर किसी को फॉन्ट साइज देना है तो आप EM की एम्फासाइज जिसे हम कहते हैं EM की शक्ल में भी दे सकते हैं। आपने अगर किसी की हाइट सेट करनी है तो आप वर्टिकल हाइट VH की मदद से हाइट सेट कर सकते हैं, वर्टिकल विड्थ और वर्टिकल हाइट। इसका जो यूज है वो इंशाल्लाह हम आगे चल के देखेंगे, अभी मैं सिर्फ इनके अपडेशन के हिसाब से इसके बारे में बता रहा था। कलर हमने वाइट कर दी, एक क्लास हमने दी है, ठीक है, ज्यादा एलिमेंट्स को हमने क्लास दी है, 1 2 3, तीन एलिमेंट्स को हमने सेम स्टाइल देना था, तो इस वजह से हमने क्लास के थ्रू उसको कॉल करके उसको हमने दे दी है। अब दूसरी चीज ये है कि अगर मैं इसको अब देखता हूं कि मैंने अब सिर्फ पैराग्राफ को देना है, तो मैं इसको करता हूं, मैं इसको कलर करता हूं, कलर रेड, तो उसने आईडी के थ्रू उसने उसका कलर रेड कर दिया, क्योंकि आईडी की प्रायोरिटी क्लास के निस्बत ज्यादा होती है। और इसके बाद दूसरी चीज ये है कि आप एक आईडी को ज्यादा जगह यूज नहीं कर सकते, मैं आपको उसका भी एक टेस्ट दिखा देता हूं। अब ये देखें उसने हमें CSS का जो स्टाइल है वो तो हमें उसने अपडेट कर दिया है, लेकिन यहाँ पे वो जो हमारा एडिटर है उसके अंदर रेड दे रहा है। अब इसका हमें नुकसान ये है कि हम अगर स्क्रिप्ट के अंदर कोई चीज यूज कर रहे हैं या हमने किसी को इसको आईडी की बेस के हिसाब से कॉल करना है और इसकी वैल्यू हमने गेट करनी है या हमने वैल्यू चेंज करनी है, तो फिर हमें तब मसला आएगा कि हमारे पास एक एरे की फॉर्म के अंदर एक आईडी आ रही है, तो इस वजह से हम उसको प्रॉपर यूज नहीं कर पाएंगे। यही जो चीज मैं आपको पहले बताने की कोशिश कर रहा था कि जो CSS है जो HTML है इसके टैग्स का जो इफेक्ट है हमें फ्रंट एंड पे इतना नजर नहीं आएगा, हमें यही लगेगा कि हमारा जो काम चल रहा है वो प्रॉपर चल रहा है, हमारे कोई एरर नहीं आ रहा है। लेकिन इस तरह के मसले मिसाल एडवांस लेवल के ऊपर जाके हमें ज़्यादा फेस करने पड़ते हैं कि हम सेम आईडी करते हैं, हमने बेसिकली सपोज है किसी पैराग्राफ की वैल्यू चेंज करनी है, हमने किसी इनपुट टाइप टेक्स्ट की वैल्यू गेट करनी है। अब आपने सेम आईडी एक से ज़्यादा इनपुट टाइप टेक्स्ट को दी हुई है, फिर आपको वो वैल्यू गेट करने में मसला आएगा। ये इंशाल्लाह मैं आपको ये चीज़ दिखाऊंगा जब हम स्क्रिप्ट जब JS शुरू करेंगे तो उसके अंदर मैं आपको उसकी डिटेल लाजमी शो करूंगा। अब इसके अलावा भी अब एग्जाम्पल के थ्रू ही मुझे HTML टैग की एक टैग याद आया, इनपुट। सपोज दैट अगर आपने एक वेबसाइट बनानी है, आपने यूजर से कोई चीज डाटा कलेक्ट करना है, आपने एक फॉर्म बनाना है ताकि यूजर आपकी वेबसाइट के ऊपर आके या आपके वेब डॉक्यूमेंट पे आके अपना कोई भी डाटा फिल करे, तो हम उसके लिए इनपुट टाइप यूज करते हैं। अब इनपुट टाइप के अंदर बेसिकली सबसे जो मेन चलता है वो इनपुट टाइप टेक्स्ट चलता है। ये इसमें में आ जाएगा, यहाँ पे हम कोई भी डाटा टाइप कर लेते हैं, फॉर्म की सबमिशन इसी इनपुट टाइप के थ्रू ही होती है। अब आगे इनपुट की टाइप्स कौन कौन सी हैं। इनपुट की टाइप एक टेक्स्ट है, फिर उसके बाद चेकबॉक्स, फिर है रेडियो। अब ये देखें चेकबॉक्स के अंदर आपको टिक का निशान नजर आएगा और रेडियो के अंदर आपको डॉट का साइन नजर आएगा। अब इसके अंदर मैं डिफरेंट ये बताता हूँ कि आपने अगर मल्टीपल ऑप्शंस देने हैं कि एक सपोज आपने अगर प्रीवियस एजुकेशन पूछना है, आपने हॉबीज पूछनी है कि आपकी हॉबीज क्या हैं, तो वो ज्यादातर
एक से ज़्यादा चीज़ें हो सकती हैं, हॉबीज़ के अंदर ज़्यादा चीज़ें सेलेक्ट की जा सकती हैं। लेकिन जब आपने किसी से जेंडर पूछना है, तो जेंडर के लिए आपको एक ही ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। या वो मेल हो सकता है या वो फीमेल हो सकता है। ये नहीं हो सकता मेल और फीमेल वो दोनों ही चेक बॉक्स के ऊपर चेक कर लें, वो मेल भी है, वो फीमेल भी है। तो इसी तरह हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से ये चीज़ें ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आगे है एक इनपुट टाइप डेट हमारी चलती है, ठीक है? कि आपने किसी की डेट ऑफ बर्थ लिखनी है या कोई डेट एक्सपायरी लिखनी है, कोई और डेट मेंशन करनी है, आप अप्लाई डेट मेंशन कर रहे हो तो डेट को हम इनपुट टाइप डेट के थ्रू मेंशन कर लें। अब ये चलें इनपुट टाइप के ऊपर बात चलेगी एचटीएमएल के टैग्स के ऊपर। अब मूव बैक करते हैं अपने कोर्स अपनी लेक्चर के ऊपर, सीएसएस के ऊपर। अब हमने कलर ऐड करना भी देख लिया, हमने बैकग्राउंड कलर भी देख लिया, हमने सीएसएस के टाइप्स भी देखने, हम किन टाइप से सीएसएस को ऐड करवा सकते हैं। एक इनलाइन सीएसएस, दूसरा इंटरनल सीएसएस, तीसरा एक्सटर्नल सीएसएस। फिर हमने उसको लिखना किस तरह, हमने आईडी के हिसाब से चीजों को कॉल कैसे करना है और हमने चीजों को क्लास के हिसाब से कैसे कॉल करना है। आखिरी बात इनमें से ये है कि हमने जब आईडी को कॉल करना है तो हमने हैश के टैग्स के साथ कॉल करना है, लेकिन जब हमने क्लास को कॉल करना है तो उसके लिए हमें डॉट देना पड़ेगा। अगर मैं ये डॉट खत्म कर रहा हूँ दैट मीन एबीसी इज अ टैग, और जो एबीसी टैग है उसको कलर व्हाइट हो जाएगा। ये देखें, व्हाइट किसी इस ओएल का कलर व्हाइट था, लेकिन उसने ओएल का भी कलर खत्म कर दिया, ब्लैक ही कर दिया, क्योंकि बाय डिफॉल्ट उसका कलर ब्लैक था। अब अगर मैं आईडी का भी हैश रिमूव कर रहा हूं तो फिर इसको भी पता नहीं चलेगा वो बेसिकली हम एबीसी नाम का कौन सा टैग यूज कर रहे हैं, क्योंकि इस नाम का टैग एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो इस वजह से उनको स्टाइल अप्लाई नहीं कर रहा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा, हसना जज़ाफ़िद दुनिया वल आखिरा। आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था, बाकी हम इंशाल्लाह कल लेक्चर में सीएसएस को मज़ीद इसकी मैं डिटेल इंशाल्लाह आपको मैं बताऊंगा, मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे कि हमने इसके अंदर मज़ीद कौन कौन सी चीज़ें हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।